अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे HPL PSL एडिशन 8 की स्पेशल ट्रांसमिशन में। और जनाब मैचेस का सिलसिला जारी है। PSL एडिशन 8 का आगाज़ जैसे ही हुआ, बड़े एक्साइटिंग मैचेस शुरू के दो देखने में आए, लेकिन जो गुज़िश्ता रोज़ मैच खेला गया, क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान, बहुत ही लो स्कोरिंग गेम और कम्प्लीटली वन साइडेड मैच शुरू से नज़र आया और बॉलर्स डोमिनेटेड गेम ज़्यादा रहा और जो नया टैलेंट है उसने अपने आप को प्रूव किया, जिसका सबको इंतज़ार था। हम काफ़ी देर से इस बारे में बात कर रहे थे कि जो यंगस्टर्स हैं उनको हमें देखना होगा इस सीज़न में, और ख़ास तौर पे जो बॉलर्स हैं उनके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। तो बहरहाल आज अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे आज जो मैच होने जा रहा है इसके हवाले से। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो पहली दफ़ा में एक्शन में नज़र आएगी, और इसके साथ साथ मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के स्टार्ट के हवाले से, और इससे पहले जो मैचेस हो चुके हैं कोशिश करेंगे उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर ली जाए। आपके बहुत सारे पैगामात हम तक पहुँचते हैं और पहुँच रहे हैं, बहुत सारे मामलात की निशानदेही की गई है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी हैं। आज कोशिश करेंगे कि वो तमाम सवालात अपने एक्सपर्ट्स के सामने रखें और उनसे फिर बात की जाए। ये जो मैचेस PSL के एक्साइटिंग जारी हैं इस हवाले से, और बड़ा ज़बरदस्त आगाज़ हुआ है इस HPL PSL एडिशन 8 का, तो इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले स्टूडियोज़ में मौजूद जो मौजूद मेहमान हैं उन्हें वेलकम करूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले जो आज हमारे मेहमान हैं, हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं, बड़ा ज़बरदस्त तज्ज़िया और तबसरा कर रहे हैं, बहुत सारे पैगामात आपके लिए भी हमारे पास मौजूद हैं, आज उनके सामने रखेंगे। आरिफ वहीद साहब क्रिकेट एनालिस्ट हैं, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। थैंक यू सो वेरी मच आरिफ भाई फॉर बीइंग विद अस वंस अगेन। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं यंग क्रिकेट एनालिस्ट इरफान रोशन साहब, उनको भी मैं वेलकम करूंगा। पहली दफ़ा इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन रहे हैं और आगे चल के आप उनको देखेंगे हमारी इस ट्रांसमिशन में, उनको भी मैं आज वेलकम करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया इरफान प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अरे भाई, मैचेस तो स्टार्ट के जो दो हुए बड़े इंटरेस्टिंग हुए और बड़ा क्लोज इनकाउंटर रहा दोनों मैचेस में, लेकिन ये कल जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स और ख़ास तौर पे जो मुल्तान सुल्तान का मैच था, इसके हवाले से क्या कहेंगे? लो स्कोरिंग गेम, और एंटिसिपेट कर रहे थे कि जो है क्वेटा इस वक्त अच्छी फॉर्म में नज़र आएगी, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन कम्प्लीटली डोमिनेट किया बॉलर्स ने और वन साइडेड मैच नज़र आया। आपने कैसा देखा? बहुत शुक्रिया यासिर साहब। तो यही तो मैच जो क्वेटा की जो परफॉर्मेंस थी, तो ये इनकी एक मुसलसल नाकामी का तसलसल था सारा। ये अगर आप लास्ट मैच देखें, लास्ट PSL देखें, तो मेरे ख्याल में लास्ट मैचों में तकरीबन 7 मैच हार चुके हैं, 11 में से 7 मैच हार चुके हैं ये, और सिर्फ 4 मैच, तो अभी तक ये उसने डोमेन से निकल नहीं सके हैं हारे ये। तो यकीन मगर ये कि इनको निकलना चाहिए, प्रोफेशनल टीम है सारा ये। कल उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आई, मगर ये कि उससे ज़्यादा अगर आप किरदार देखें तो बॉलर्स जो डोमिनेट करते रहे, तो हमने बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना होगा कि यंगस्टर को। और जब यंगस्टर परफॉर्म करते हैं तो यकीनन ये लोकल जो यहाँ के जो लोग हैं वो खुश करते हैं, यकीन लोकल लोगों खिलाड़ियों को देखना चाहते हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। तो ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ फुल क्रेडिट जाता है कि एहसानुल्लाह जिस तरह से बॉलिंग की, इसने जिस तरीके से टॉप ऑर्डर्स के खिलाफ बॉलिंग की, और मैं देख रहा था कि ये तो विकेट जो पहली दफ़ा हमें नज़र आई बाकी 3 मैचों में, तो वो तो बैटिंग विकेट्स नज़र आई सारी, जो T20 की होती है, जो रिक्वायरमेंट्स है कमर्शियल क्रिकेट के लिए। मगर ये पहली दफ़ा जो मुल्तान की क्रिकेट नज़र आई जिसके अंदर कुछ बाउंस नज़र आया उसके अंदर, और जिस तरीके से एहसानुल्लाह ने बॉलिंग की और यंगस्टर ने इतनी अच्छी, खासतौर पे उसकी स्पीड से हट के अगर आप देखें तो उसकी आप लेंथ देखें, लेंथ ने जो सबसे ज़्यादा मुतासिर किया कि 6-8 मीटर्स के अंदर इतनी तेज़ गेंदें करना, तो ये बड़े बड़े खिलाड़ियों के लिए मुश्किल ही आता है, क्योंकि जब 6-8 मीटर के अंदर इतनी 152 की स्पीड से जब गेंदें की जाएँ तो फिर बॉलर बैट्समैन के लिए मुश्किल ही आता है कि वो उसको फ्रंट फुट पर जाए या उसको बैक फुट पर जाके खेले। तो वो इसी के अंदर फंस गए और इसी के अंदर जो है उसने परफॉर्मेंस की, जिसकी वजह से ये क्वेटा की जो बैटिंग ऑर्डर जो आपने देखा कि किस तरीके से तहस नहस हो गया। बहरहाल ये कि बहुत ज़्यादा मुझे डेप्थ भी नज़र नहीं आती क्वेटा के अंदर, जो इसके अंदर इसमें एग्जैक्टली बैटिंग लाइनअप के अंदर आपको डेप्थ नज़र नहीं है। पावर हिटर जो है, जो 2020 स्पेशलिस्ट हैं, वो कम नज़र आते हैं। वो जितनी भी ये शोएब मलिक, वो मोहम्मद हफीज़ को अब इंडक्ट किया उन्होंने, और ये उमर अकमल हैं, ये सारे ये अभी तक आउट ऑफ फॉर्म है और टच में नहीं है सारे ये। तो यकीनन इनका आना ज़रूरी है इसमें, और बाकी जो जिसने यंगस्टर को परफॉर्म करना पड़ेगा, मगर इनके पास 2020 स्पेशलिस्ट बहुत कम है, बहुत कम नज़र आते हैं मुझे। ये एक मसला है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि स्पेशलिस्ट नहीं है T20 के इस वजह से, और यंग ब्लड जो है वो होना ज़रूरी है। इसमें बड़े सीजन खिलाड़ी हैं
और बड़ा अच्छा परफॉर्म ओवर द ईयर्स करते आए हैं, लेकिन वो जो मोमेंटम है वो नहीं बेहतर बना सके। वो जो हार का तसलसल था वो जारी रहा। क्वेटा ग्लैडिएटर्स का पिछले सीज़न में भी ये बात हो रही थी कि बैक टू बैक उनको जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और एक चीज़ है जिसके बारे में ज़रा इरफान मैं आपसे पूछूंगा, ये बैटिंग ऑर्डर के हवाले से काफ़ी लोगों ने कहा कि बंगलजई को टॉप ऑर्डर पे प्रमोट करना, हफीज़ एक बड़ा सीजन प्लेयर है, उसको नीचे भेजना, डाउन ऑर्डर के अंदर 7वें नंबर पे गलबन उसको भेजा है। तो ये कैसा फैसला था सरफराज का, खुद फिर टॉप ऑर्डर पे प्रमोट करने के अपने आप को, उसके बाद जिस तरह की शॉट उन्होंने अटैम्प्ट की है, बड़ा हैरान हुआ देखकर मैं उनकी बैटिंग। क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने पॉइंट बड़ा अच्छा रेस किया, मैं यही बात से स्टार्ट लेना चाह रहा था। जी जी। अच्छा, बात यह है कि देखें, जब आप एक्सपीरियंस प्लेयर्स को साइडलाइन कर देते हैं, आप उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखते, तो इस तरह के अपसेट एक नहीं 10 मैचों में आगे आपको फेस करने पड़ सकते हैं। सही है। बंगलजई का अगर आप फ्यूचर देखें तो उसने कोई आज तक कोई बहुत अच्छा परफॉर्मर नहीं रहा है। ये असल में सरफराज अहमद का एक मतलब ख़राब डिसीजन था, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ पूरा मैच उनको कॉस्ट करना पड़ गया। सही है। अगर आप हफीज़ को या सरफराज खुद भी आके थोड़ा सा और जल्दी आकर अपने ऊपर डिपेंड करते कि यार मैं मैच को आगे निकाल सकता हूँ, तो वो फिर मेरे ख्याल से मैच का कुछ और सिनेरियो होता है। लेकिन ये कि अभी इनको बैटिंग ऑर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा देखना होगा। प्लस कराची किंग्स के साथ भी यही प्रॉब्लम है। उन्होंने जो हैदर अली को जिस तरह भेज दिया, सही है, हैदर अली को तो मैं प्लेयर मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो आप समझ लें कि पाकिस्तान की टीमों में भी टीम में इतना उनको चांस दे दिया, प्लस उनको वर्ल्ड कप जैसा इवेंट खिला दिया। मतलब इससे कितने बेटर प्लेयर्स आपके पास रिजर्व थे, आप लेके नहीं गए। प्लस जिसके अंदर बात करते हैं कि बाबर आजम ने एक लॉबी बनाई हुई है, सॉरी टू से, लेकिन वो अब दिखाई देता है। जैसे आप इंटरनेशनल मैचेस की आप बात करें तो वहाँ पर बाबर आजम अपने पसंदीदा प्लेयर्स को खिलाते हैं। अब पीएसएल के अंदर भी कुछ इसी तरह की चीज़ें हैं कि मतलब अना का मसला बनाकर बहुत से कैप्टन अपने पसंदीदा प्लेयर्स को ऊपर लेके आ रहे हैं। उसूलन क्वेटा ग्लैडिएटर के मैच में हफीज़ को ऊपर आना चाहिए था। बंगलजई का तो नंबर बनता भी नहीं था। सिलेक्शन कमेटी जिन्होंने उनको सेलेक्ट किया उस मैच के लिए, तो वो इस कैलिबर के प्लेयर नहीं थे कि वो ओपनिंग मैच में उनको वन डाउन खिलाया जाता। मैं एग्री नहीं करता। एग्री नहीं करते आप कि इसमें जो टॉप ऑर्डर है उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग होने की ज़रूरत थी, और वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई, जिसकी वजह से जो है वो, और स्टार्ट में अगर हफीज़ होते तो शायद मैच थोड़ा सा सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। यहाँ पर हाल ये है कि जनाब यहाँ पर हसनैन जो हैं वो जेसन रॉय के बाद जिन्होंने 27 रन किए वो टॉप स्कोरर थे, जिन्होंने आके 20 गेंदों के ऊपर 22 रन किए, और इस तरह हफीज़ ने 15 गेंदों पर 18 रन किए। लेकिन अब क्योंकि जो बॉलर हैं ख़ासतौर पे समीन गुल हो गए, अब्बास आफरीद हो गए, बड़ी भरपूर सपोर्ट दूसरे एंड से उसको रही है एहसान को, जिसकी वजह से उन्होंने डोमिनेट किया है। तो यहाँ पर कैप्टनसी का एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आया, और जिस तरह हम देख रहे थे कि रिजवान कैप्टनसी कर रहा था, तो ये एक शेयर डिफरेंस था। क्या कहेंगे अरे भाई? देखिए, कैप्टनसी तो ऐसी चीज़ है कि जब आपकी टीम परफॉर्म कर रही है तो कैप्टनसी खुद ब खुद अच्छी हो जाती है। खुद अच्छी हो जाती है। तो जिस तरीके से वो मुल्तान की टीम में जो परफॉर्म कर रही थी वहाँ पर सारी इसके अंदर, तो उसके अंदर कैप्टनसी में थोड़ा सा उनको मोराल उनका बुलंद था सारा। जिस तरह सरफराज कैप्टनसी करके आए, मगर चूंकि अभी पाकिस्तान से टेस्ट खेल के आए, इस वक्त उनको एक हाई मोरल के साथ जाना चाहिए था। मगर ये है कि हमने देखा कि वहाँ पर, मगर रिजवान की भी कैप्टनसी के अंदर अभी नज़र आया कल, जैसे एहसानुल्लाह ने 3 ओवर्स करा लिए थे और बहुत अच्छी गेंद की थी, तो मगर उनको 14 ओवर नहीं दिया गया। अगर उनको 14 ओवर भी देते तो शायद क्वेटा की टीम 80-85 पे ही आउट हो जाती। तो उनको 14 ओवर रोक के फिर उनको लेट कराया गया, तो इसकी वजह तो यकीनन रिजवान ही जानते होंगे वहाँ पर। मगर ये थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ जाता है। और मोहम्मद हफीज़ को भी जब नंबर देख रहे थे बैटिंग ऑर्डर टीम से पहले, तो 5वां नंबर था। तो ये टीम मैनेजमेंट का फैसला हो सकता है, वो आउट ऑफ टच हो या उनको अपनी कोई इंटरनल कोई प्रॉब्लम्स हो, जिसकी वजह से मज़ीद वो 8वें नंबर पर चले गए उधर। हफीज़ का अंदर तो 8वां नहीं बनता, सीनियर्स खिलाड़ी हैं, और ये सीनियर्स खिलाड़ी ही को अपने ऊपर मैच लेना पड़ेगा। जिस तरह की कोटे की यह पे जो सीनियर्स खिलाड़ी हैं, इनको ऊपर आके सरफराज को इनको ऊपर आके मैच लेना, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा खिलाड़ी मुझे बैट्समैन इतने नज़र नहीं आ रहे वो जो मैच को इतना लंबा लेकर जाए T20 क्रिकेट के हिसाब से। तो यकीनन ये बड़ा सीनियर्स खिलाड़ियों को रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी उनको, बिल्कुल लेना पड़ेगी, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अगर वो इससे कुछ देर पहले भी जब वो मैच के बीच में बात हो रही थी तो वो कहने लगे कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर मैच में जो बेटर परफॉर्मेंस दें, ताकि हम जो है वो सीनियर होने के नाते हम अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई कर सकें, अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई कर सकें। ये उमर अकमल एक खिलाड़ी हैं, क्या आप कहेंगे? मेरे ख्याल में अगर आपने उनको टीम में रखा है, 2-3 साल से आप कैरी भी कर रहे हैं, तो उसको टॉप ऑर्डर में अगर ना खिलाएं तो फिर फ़ायदा क्या है? क्योंकि मेरी अपनी अगर आप राय पूछें तो मेरी राय शायद आपसे मुख्तलिफ हो। मैं उसको शायद इस कैलिबर का प्लेयर नहीं समझता, जैसा भी आपने हैदर अली के बारे में बात कही है। लेकिन जब आपने उसको खिला ही लिया तो आपने इसको इस्तेमाल किस तरह किया, फरमाइए ज़रा।
पिछले दिनों मैं एक वीडियो देख रहा था, इंस्टा पे फेसबुक पे बहुत चल रही थी कि उमर अकमल जब प्रैक्टिस कर रहे थे हर बॉल को बाउंड्री से बाहर मार रहे थे वो। सही वही चीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब मैचेस हों तो जाहिर बात है T20 और PSL ये सारा इस तरह की चीज़ें कि लोग चौके छक्के पावर हिटिंग देखना चाहते हैं। उसके अंदर अगर किसी प्लेयर के अंदर इतना वो है कि अच्छी हिटिंग कर सकता है, अगर कैप्टन उसको अच्छे नंबर पे जगह नहीं देता तो फिर मैं कहता हूँ टीम हारना डिजर्व करती है। सही है। और प्लस मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट कल की जो सरफराज अहमद की बॉडी लैंग्वेज थी मैच की, वो बिल्कुल कुछ थोड़ा सा एक डरे हुए नहीं होते। सही है वो, प्रेशर बहुत ज़्यादा था, प्रेशर बहुत ज़्यादा था क्योंकि देखिए टेस्ट खेल के आए, टेस्ट खेल के आए हैं, या तो फिर आप उनको टेस्ट में खिलाएं और कैप्टनसी अब शायद उनसे नहीं हो पा रही। सही है। ये तो आगे और भी जो मैचेस होंगे पता चल जाएगा। अगर कैप्टनसी नहीं हो पा रही तो क्वेटा ग्लेडिएटर, क्योंकि देखिए अब फ्यूचर नहीं है, सरफराज अहमद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फ्यूचर नहीं है। तो मेरे ख्याल से क्वेटा ग्लेडिएटर वालों को चाहिए था कि इस बार कोई नया कैप्टन ट्राई करते हैं। जाहिर बात है अगर क्रिकेट को अपनी उन्होंने प्रमोट करना है, आप अकेले सरफराज अहमद पर डिपेंड नहीं कर सकते, जो कि टेस्ट के अच्छे प्लेयर थे और वनडे के। T20 का मैं उनको भी इतना ज़्यादा अच्छा प्लेयर नहीं मानता, करते, हाई रेट नहीं करते। बिल्कुल ठीक है आपके ख्याल में कि वो T20 के अंदर इतनी मुतासिरकुन परफॉर्मेंस नहीं आ रही। भाई ये भी अब एक मसला है, ये बहुत देर से नदीम उमर साहब जो है सरफराज को कैरी कर रहे हैं और बड़ा उनका कॉन्फिडेंस सरफराज अहमद के ऊपर है। पास्ट में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि खिलाड़ी के ऊपर डाउनफॉल जब आता है तो उसके बाद उससे फैसले भी गलत हो रहे होते हैं और कोई चीज़ उसके फेवर में नहीं जाती? क्या यहाँ पर भी ये सिचुएशन, और जैसे अभी इरफान ने निशानदेही की है कि हो सकता है कैप्टनसी अगर आप चेंज कर दें या कोई नया कैप्टन अगर बना दें तो आपके रिजल्ट्स के ऊपर इसका फ़र्क पड़ेगा, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये तो बात आपने बिल्कुल सही की। नदीम उमर साहब का उस पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और मैंने खुद भी सरफराज अहमद के साथ एज ए मैनेजर काफ़ी दफ़ा ड्रेसिंग रूम मैंने शेयर्स किए हैं। तो वो एक तो ये कि फ़ाइटिंग कप्तान बहुत है, बहुत ज़्यादा, और जो बहुत जल्दी कमबैक करता है इसके अंदर और इसके बारे में, तो किसी भी वक्त भी जो है। और फिर इनकी जो क्वेटा ग्लेडिएटर्स की जो टीम है और जिस तरह जो टीम को जल रखता है, तो इस वक्त वो क्वेटा ग्लेडिएटर्स के लिए तो बेहतरीन कप्तान वही है। बाकी और कोई अगर आप लिस्ट में देखें तो उस तरह से वो टीम को कोई लेके चलना नहीं सकता। लोकल्स प्लेयर्स हैं, फिर उनके क्लब्स के ज़्यादा हैं जो उनसे ज़्यादा अटैच रहते हैं सारे इसमें। तो कैप्टनसी के लिए मगर ये कि कैप्टनसी फिर तैयार में भी सरफराज के लिए तो हम नेशनल लेवल पे भी यही हमेशा डिबेट करते हैं कि ये बाई बर्थ कप्तान है और इनकी कप्तानी की वजह से ही करते हैं, चूँकि अभी हमारा पूल खिलाड़ियों का कप्तानों का बहुत महदूद रह गया है कि जिसकी वजह से हम कप्तानों को भी ज़बरदस्ती बनाया जाता है। T20 जो स्पेशलिस्ट हैं उनको भी नहीं खिलाया जाता, T20 में भी ज़बरदस्ती खिलाया जाता है। अब बाबर आजम के देखें, जब कप्तानी पे तो बहुत ज़्यादा बात होती है, तो मगर हम इनको T20 में भी बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि स्ट्राइक रेट सही नहीं, ये नहीं है। तो मगर हम ये बात करते हैं तो फिर हमें ये सोचना चाहिए कि बाबर आजम जो है एक तो ये कि पंच हिटर है, वो पावर हिटर नहीं है, तो हम उससे बहुत ज़्यादा उसकी पावर हिटिंग की तवक्को नहीं रख सकते सारा। तो ये उसकी नेचुरल स्ट्रेंथ, तो जो अपनी अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ पे जाएंगे तो उसमें यकीनन उनका बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। तो सरफराज का भी यही है कि उसकी नेचुरल स्ट्रेंथ कप्तानी है, जिसने शुरू से कप्तानी करते हुए आए डिपार्टमेंट से अंडर-19 में सारी, वो काफ़ी अचीवमेंट है कप्तानी के लिए। तो ये खिलाड़ी पे एक बेड पे जाता है, अभी टूर्नामेंट भी स्टार्ट हुआ है, अभी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा तो ये काफ़ी टीमों की कारकर्दगी चेंज हो जाती आएगी। और हमेशा हमने पुराने PSL में देखा है कि शुरू के 4 मैचेस में कारकर्दगी टीमों की कुछ और होती है, फिर अगले फेज के अंदर खिलाड़ी बिल्कुल उसका उलट हो जाता है। तो देखें जब ये लेट्स सी, ऑलराइट, लेट द टाइम कम, उसके बाद पता चलेगा कि कौन कितना जो है वो पानी में है और जैसा भी इंजन फ्लॉस की निशानदेही यहाँ पर की जा रही है उसको कैसे ओवरकम करते हैं ये हमें देखना होगा। लेकिन ये आरिफ भाई ने बात बिल्कुल सही कही है कि बाय बर्थ कैप्टन सरफराज हैं, उनके अंदर जो फाइटिंग स्पिरिट है, जिस तरह के बोल्ड डिसीजन वो लेते हैं, ये कैप्टनसी की रिक्वायरमेंट है। ऑन दी अदर हैंड अगर देखें तो हमारे पास कोई ज़्यादा ऑप्शन पाकिस्तान में नहीं है। अभी जैसे कुछ अर्से पहले ये डिबेट हो रही थी कि आया बाबर आजम को कैप्टन रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ पर आकर हम रुक जाते हैं कि हमारे पास फिर अल्टरनेटिव है क्या। चंद एक खिलाड़ी ऐसे हैं लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ऐसी रही ओवर द ईयर्स कि उनको देखकर लगता नहीं है कि वो टीम में ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे, जिसमें शादाब भी एक नाम है जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से बड़ी अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेली है। मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड पर आता हूँ, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, इरफान आप इसका जवाब दें कि जेसन रॉय, मैं बहुत ज़्यादा उनको रिगार्ड भी करता हूँ और हाई रेट भी करता हूँ और बहुत ज़्यादा मेरी नज़र में वो बड़ा प्रॉमिसिंग क्रिकेटर रहा है जेसन रॉय, बट यहाँ पर क्या मसला नज़र आता है? कोई ऐसी अभी तक वाइब्रेंट परफॉर्मेंस नहीं है जिसको देखकर कहें कि यार जेसन रॉय सही पिक है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए, आप क्या कहेंगे? देखें, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि प्लेयर का जो एक वो लगा हुआ होता है ना, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा होता है,
तो कभी कभार उसका बैड पैच चल रहा होता है। तो पिछले 2-2.5 साल से जेसन रॉय का बैड पैच है। यही वजह है कि इंग्लैंड की टीम ने भी उन्हें चांस नहीं दिया, तो इंग्लैंड की टीम से भी बाहर है। ज़ाहिर बात है अगर अच्छा परफॉर्म करते जो करंट प्लेयर्स हैं इंग्लैंड की टीम के अंदर, तो आज ये टीम के अंदर होते, दूसरे बाहर होते। बिल्कुल, तो इस बात का तो सीधा सीधा जवाब यही है। हाँ, ये कि जिस दिन भी उनका बल्ला चल गया तो फिर वो मैच वन साइड करके आपको जितवा देते हैं। लेकिन मुझे जो लगता है कि हमारे ये PSL के अंदर जितने भी प्लेयर्स हैं, जो हमारे कैप्टन हैं, सही है, जैसे बाबर आजम है, सही है, उसको तो मैं खैर कैप्टन नहीं मानता, लेकिन अब है, आप पिशावर की टीम का आपने उसे कैप्टन बनाया, वो जो है ना फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, सही है। अब जैसे इमाद वसीम है, कराची किंग्स टीम मैच हार गई, लेकिन इमाद जो है ना उसने खुद पे बिलीव किया, उसने अपने लोकल प्लेयर्स के ऊपर बिलीव किया ना, तो ये एक बहुत ज़्यादा आपकी सोच पे फ़र्क होता है। तो इमाद वसीम की सोच बहुत बड़ी है, बाबर आजम की सोच इस मामले में बहुत छोटी है। वो कभी भी आपने देखा होगा T20 में जब खेलते बैटिंग पे जाते हैं तो अपने साथ कोई इतना अच्छा पावर हिटर लेके जाते हैं कि दूसरे एंड से वो चौके छक्के मारता रहे, और बाबर आजम अपने सिंगल डबल करके, जैसे कि हमेशा आप सर्कल में देखते हैं उनका 20 बॉलों पे 25 रन है, या कोई 15 बॉलों पे उनके 20 रन है, इस तरह करके ना। तो ये इनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है, और ये तो खैर आपकी बात बिल्कुल सही है। अब जैसे जैसे मैचेस बढ़ते जाएंगे तो हमारे सामने और प्लेयर्स आते जाएंगे, हमें सही जाकर हम शुरू में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जब मैचेस आगे ज़्यादा हो जाएंगे फिर हमें पता चलेगा कौन सी टीम अच्छी परफॉर्म कर रही, कौन सी नहीं कर रही, किसके अंदर झोल है, किसमें नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक चीज़ और, मैं बस उस खिलाड़ी के बारे में बहुत पहले बात होती रही है, और ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर उनके बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। बड़ी ज़बरदस्त हिटिंग उन्होंने की है बांग्लादेशी लीग के अंदर। देन अभी हमने एक फ्रेंडली मैच देखा क्वेटा और पेशावर ज़ल्मी का, उसके अंदर वो स्टार परफॉर्मर रहे। आखिर में उन्होंने वहाब रियाज को 6 छक्के भी लगा दिए। इफ्तिखार अहमद की मैं बात कर रहा हूँ। कल क्या हुआ, बॉलिंग ज़रा सी हमने देखा कि गेंद ने थोड़ा सा पेस लिया, थोड़ा सा पिकअप था, ज़्यादा कुछ नहीं था विकेट के अंदर, लेकिन ये कि ट्रैवल कर रहा था बॉल अच्छा, जिसकी वजह से वो ट्रैप हो गए। क्या कहेंगे? देखिए, इफ्तिखार अहमद तो इस वक्त जिस किस्म की क्रिकेट खेलें तो उनकी स्पेशलिटी 2020 क्रिकेट ही है। उनके ख़ास सर्कल में जिस तरीके से उनके गेंद आती है तो उस सर्कल के अंदर वो खेलते हैं तो बहुत अच्छा खेलते हैं सारा। जिस तरह हमने देखा कि उन्होंने वहाब रियाज को 6 छक्के लगाया, और उस 6 छक्कों को भी हमने देखा कि वहाब रियाज की 6 की 6 गेंदें इतनी बुरी नहीं थी, मगर बहुत उन्होंने अच्छी गेंदों पर भी उसको अच्छी हिटिंग करके बाहर पहुँचाया। तो एक नेचुरल उनकी एबिलिटी तो है जिसको इसमें यूज़ करना चाहिए, मगर ये पावर सीटर जितने भी होते हैं सारा इनके लिए, तो इनके लिए यही होता है कि हर मैच में परफॉर्म नहीं करते, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर मैच में परफॉर्म करेंगे। तो अब जिस किस्म के कल एहसानुल्लाह ने इनको गेंद की जिस किस्म का आउट किया तो वो फास्टेस्ट तरीन डिलीवरी थी, 152 पे गई थी, तो उसमें लिए इफ्तिखार अहमद के लिए बिल्कुल भी चांस नहीं था। तो उसमें सारा क्रेडिट ये था कि एहसानुल्लाह जिस किस्म की गेंद थी तो वो अनप्लेबल गेंद थी। और मुल्तान के विकेट के अंदर हम अक्सर विकेटों की बात करते हैं, यहाँ की सब स्टैंडर्ड विकेटों की, तो मुल्तान के अंदर जो विकेट्स के अंदर कल जो नज़र आई वो वाकई क्रिकेट विकेट थी सारी। इसके अंदर बॉलर्स के लिए भी बहुत कुछ था, और आपने देखा होगा कि तकरीबन 10 विकेटें जो हैं फास्ट बॉलर्स ने लिए। तो ऐसा बहुत कम मैचों में नज़र आता है कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर विकेटें, जिसमें अक्सर बात करते हैं कि बॉलर्स के लिए भी कुछ क्रिकेट होनी चाहिए, सिर्फ ये बैट्समैनों की क्रिकेट नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही, मगर ये कि कल देखा गया हम बॉलर्स के लिए सारा वो रहा। मगर चूँकि अभी क्रिकेट जो है ये T20 या लीग्स जो हो गई हैं तमाशाइयों के लिए, लोगों के लिए हो गई हैं, जिसके अंदर तमाशाई जो है बहुत ज़्यादा छक्के चौके और ये रन्स को तवक्कर करते हैं। तो कल ये बिल्कुल लो स्कोरिंग मैच था। बहरा क्रिकेट के हिसाब से बहुत अच्छा मैच था और बहुत अच्छी बॉलिंग नज़र आई, टॉप क्लास बॉलिंग नज़र आई कल बहुत अच्छी बॉलिंग नज़र आई थी और बड़ा अच्छा पेस जनरेट किया। ख़ासतौर पर एहसानुल्लाह की तारीफ़ करनी होगी, बड़ा अच्छा स्पेल था उनका। 4 ओवर का उसमें 12 रन उन्होंने दिए और 5 विकेटें उन्होंने हासिल की। इस्लामाबाद यूनाइटेड की आज बात कर लेते हैं, मैच खेलने जा रहे हैं और टॉप ऑर्डर में एलेक्स हेल्स हैं, आसिफ अली है, ज़रा इसके बारे में भी बात करेंगे। कॉलिन मनरो है, हसन नवाज़ है इसके अंदर, रोजे विंडसान है, सुहेब मकसूद हैं, फ़हीम अशरफ हैं, मोइन अली हैं, बशर खान, पॉल स्टर्लिंग है, शादाब खान कैप्टन हैं, आज़म खान विकेट कीपर हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज इसमें ओवरसीज़ प्लेयर हैं, अफ़गानिस्तान के विकेट कीपर हैं, अबरार अहमद हैं, फ़ज़ल हक फ़ारूकी हैं और हसन अली और इस तरह मोहम्मद वसीम वगैरह, रोमान रईस इसके अंदर। अच्छा कॉम्बिनेशन है और ये हमें जहन में रखना होगा कि 2 दफ़ा के विनर हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड। और शादाब की बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल मैचेस में परफॉर्मेंस अगर अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन PSL के अंदर बड़ी मैजिकल परफॉर्मेंसेस रही हैं। लास्ट ईयर भी एक इंजरी हो गई थी जिसकी वजह से थोड़ा सा वो हैमस्ट्रिंग लगा था, मुझे याद है, जिसकी वजह से थोड़ा सा पीछे हो गए थे, लेकिन स्टार्ट बड़ा अच्छा उन्होंने लिया था। जी देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को जो है ना बहुत से लोग जो है इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो
हर बार बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस उन्हीं की टीम से निकल के आती हैं। और पिछले मतलब 4-5 सालों में जो ज़्यादा प्लेयर्स आए हैं पाकिस्तान की टीम के अंदर, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम के अंदर हाँ, से निकल के इस्लामाबाद हैं, यूनाइटेड वहाँ से निकले हैं, कोयटा की टीम से निकले हैं और लाहौर कलंदर से निकले हैं। तो ये है कि इस्लामाबाद की टीम मुझे तो करंटली सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन बैटिंग के अंदर इन्हीं का लगा है, जी। सही ना, क्योंकि इनका मिडिल ऑर्डर बड़ा सॉलिड दिखता है। और टीमों का जैसे कराची किंग्स का हो गया, कोयटा का हो गया, मिडिल ऑर्डर अच्छा है लेकिन वो सही यूज़ नहीं कर पा रहे। लेकिन ये शादाब इतने ब्रेव कैप्टन है और इनकी इतनी अच्छी कैप्टनसी है पास्ट में कि ये बहुत अच्छे डिसीजंस लेते हैं और जो है मतलब खुद भी कभी ऊपर आते हैं तो वो परफॉर्मेंस देते हैं। परफॉर्मेंस देते हैं, बिल्कुल ठीक है इरफान। गुफ्तगू जारी रखते हैं और भी बहुत सारी बातें हैं जो अभी की जाएंगी। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना होगा और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहें हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की लाइनअप के हवाले से। इस्लामाबाद आज मैच खेलने जा रही है अपना और देखना होगा क्या। अभी कुछ देर पहले जैसे बात हो रही थी कि बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है, ख़ासतौर पर कैप्टनसी की। अभी कुछ देर पहले जैसे बात हो रही थी कि ये जो इन बिटवीन जो परफॉर्मेंसेस रही हैं उसमें कैप्टनसी का बड़ा रोल रहा। और अभी हमारे साथ इरफान रोशन मौजूद थे, कुछ देर पहले ये बता रहे थे कि ये शादाब जो है इज़ अ प्लेयर टू वॉच, इसके ऊपर आपको नज़र रखनी होगी। और अरे भाई जैसे अभी इरफान ने कहा कि शादाब की परफॉर्मेंस ओवर दी है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है और ख़ास तौर पे उसने अपने आप को एज एन ऑलराउंडर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। क्या कहेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए? अगर इनकी ऑन पेपर्स अगर इस्लामाबाद की टीम के ऊपर नज़र डालें तो सबसे ज़्यादा बैलेंस टीम नज़र आती है उनके, और सबसे ज़्यादा जो 2020 स्पेशलिस्ट नज़र आते हैं वो इस्लामाबाद की टीम में नज़र आ रहे हैं। आप देख लेंगे एलेक्स हेल्स हैं, गुरबाज हैं, और फिर इसके अंदर आसिफ अली हैं, फिर आज़म खान हैं, मुंजरेव हैं, तो ये सारे 2020 स्पेशलिस्ट हैं। फिर अब ये नई इंडक्शन हुई है अबरार अहमद जो जिस तरीके से परफॉर्म करके आए हैं, तो ये 2020 के ये भी स्पेशलिस्ट बॉलर हैं। बल्कि टेस्ट से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अबरार अहमद जो है T20 के ज़्यादा स्पेशलिस्ट, ज़्यादा इफेक्टिव होंगे जब ये अभी नज़र आएंगे थार पर। पूरी मैजिकल उनकी डिलीवरी है, वो ज़्यादा काम करेंगे। कप्तानी के अंदर जब देखते हैं तो अगर ये शादाब की कप्तानी, तो शादाब के अंदर भी कुछ थोड़े से नज़र आते हैं कि उसके अंदर नेचुरल सलाहियतें हैं कप्तानी की। जिस तरीके से अपनी टीम को लेके चलते हैं, फिर फाइटिंग है सारा, उसमें बॉलिंग हर कोई भी फील्डर्स में फाइटिंग करते हुए नजर आते हैं। तो यही एक अच्छे कप्तान की, और फिर ये अच्छा कप्तान ही होता है जो अपनी टीम को लेके चलता है। हालांकि बाकी टीमों भी अगर नज़र डालें तो बहुत सारी टीमों पे हर टीम जो है ऑन पेपर तो बहुत मजबूत नजर आती है, मगर जब कारकर्दगी देखते हैं तो शुरू के PSLs जो हुए सारे, तो लाहौर कलंदर की टीम बहुत ज़्यादा मजबूत टीम रही, मगर हमने 3-4 PSL देखे कि वो उस तरीके से नताइज हासिल नहीं कर सकी। तो उस वजह यह था कि उनका जेल होना कप्तानी का प्रॉब्लम था। तो ये कप्तानी का तो एक खैर बहुत बड़ा इशू है, और वही टीमें यहाँ पर डोमिनेट करती हुई नज़र आएंगी जिनको फिनिश करना अच्छा आता होगा। जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि शुरू के 6 ओवर जो हैं जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा, तो ऐसे ही आखिरी का ओवर जो 6 ओवर जो फिनिश करेगा वो अच्छा जीतेगा। जिस तरह हमने लास्ट कराची वाला जो मैच देखा, तो कराची में इमाद वसीम ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, नो डाउट बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, मगर वो मैच को फिनिश नहीं करते। तो उनकी पर जिम्मेदारी थी कि वो उसको मैच को फिनिश कर सकते थे और जीत सकते थे। एक वक्त था कि हालांकि शुरू से 12 रन का वो रेवेज मेंटेन कर रहे थे, मगर जब 2 ओवर के अंदर इनको 24 रन चाहिए तो उसमें भी 3 नो बॉल हो गई थी, तो वो उनको मैच फिनिश करने चाहिए। तो ये बताने का ये कि जो टीम अच्छा मैच फिनिश करेगी, T20 में मैच फिनिश जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो आखिर के अंदर मैच फिनिश करेगा वो किसी भी वक्त हारे हुए मैच को वो चेंज कर सकते हैं। तो मैच फिनिशिंग बड़ी ज़रूरी है इस किस्म की। वेरी इंपॉर्टेंटली आपने बिल्कुल ठीक कहा कि स्टार्ट में अगर आपसे अगर कोई गलती हो भी जाती है, और जो कि कराची के मैच में हमें नज़र आई भी कि स्टार्ट में बड़ी तेज़ी से विकटें गिरी थी और एक वक्त पे 40 रन पे मेरे ख्याल में 4 विकटें गिर चुकी थी। उसके बाद उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया था और एक पार्टनरशिप जो लगी उसके बाद मैच बिल्कुल चेंज हुआ इमाद वसीम की और शुएब मलिक की। तो वो एक ऐसा मोमेंट था, जैसा भी बात हो रही है कि चलें आपसे स्टार्ट में अगर कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो आपको फिनिश करना होगा, नो मैटर आप पहली इनिंग में खेल रहे हैं या दूसरी इनिंग में। आखिर के जो 6 ओवर होते हैं ये बड़े क्रूशल होते हैं, और यहीं पे हमने देखा है कि गेम जो है वो दोनों में चेंज हुए हैं।
वो एक मौके पे लग ही रहा था कि लाहौर कलंदर वाले मैच में, जो कि पहला इनॉग्रल मैच था, उसके अंदर के समहाउ वो मैच निकाल जाएंगे। जब खुशदिल पे आकर वो फिनिश हुआ तो वो एक ज़रा सी मिस्टेक थी जिसकी वजह से मैच निकला, अदरवाइज वो मैच उन्होंने पकड़ लिया था। तो ये एक प्रॉब्लम है। जी इरफान। देखिए कराची वाले मैच के हवाले से तो मैं ये कहूँगा, देखिए इमाद वसीम है, वो स्पिन भी अच्छा खेलते हैं, वो फास्ट बॉलर पे भी अटैक किया। अब जो रीजन मुझे जो नजर आता है, जो कराची किंग्स जो मैच हारी थी, वो ये कि शोएब मलिक से कोई बड़ी हिटें देखने को इतनी ज़्यादा नहीं मिली। फास्ट बॉलर की अगर आप बात करते हैं तो फास्ट बॉलर पे हमेशा शोएब मलिक थोड़े से बैकफुट पे रहे ना, सही है। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना एक्सपीरियंस प्लेयर हैं तो वो थोड़ा लीड करें, वो इतने रन्स निकाल के दें, बजाय इसके कि इमाद वसीम ने निकाले। शोएब मलिक का ज़्यादा फर्क बनता था कि वो थोड़ा, अगर शोएब मलिक थोड़ा सा मेरे ख्याल से 5-7 रन ज्यादा तेज खेल जाते तो हम मेरे ख्याल से मैच जीत सकते थे। लेकिन खैर सीखने का टाइम तो कभी भी खत्म नहीं होता, अभी भी हमें चाहिए। आज वाला जो मैच है, जो पिछले मैचों में जो इनकी गलतियां थी उसको खत्म करें, फिर नए तरीके से स्ट्रॉन्ग आए, क्योंकि हम वन साइड होके तो हारे नहीं मैच। ठीक है, बिल्कुल एक दो रन का जो मार्जिन होता है उसका कोई इतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन हार होती है। तो जैसे पिछले साल पाकिस्तान की टीम, सॉरी ये कराची की टीम एक मैच जीती थी टोटल, तो अभी इनको दोबारा उस चीज को कंटिन्यू नहीं रखें, अब ये विनिंग स्ट्रेक को अपने स्टार्ट मेंटेन करें और इसको स्टार्ट कर लेना बेहतर है। अभी जैसे उन्होंने बात की शोएब मलिक की, एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट उन्होंने रेस किया है, दो कि इज अ वेरी सीनियर प्लेयर, द सीनियर मोस्ट लार्ड इन द टीम, बट ये जो एक प्रॉब्लम है ये ओवर द इयर्स रहा है। एक तो आपके पास जेन्युइन प्लेयर्स होते हैं जिनको हिटिंग भी आती है, स्लो खेलना भी आता है। T20 के अंदर बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आपको नजर आएंगे, लेकिन स्पीकिंग ऑफ शोएब मलिक, वो इनिंग्स को बनाना और फिर लूज बॉल को स्ट्राइक करना, ये तो उसको यकीनन आता है, लेकिन अगर किसी स्टेज पे, जैसे कल अगर सिचुएशन होती और लेट्स से अगर वहाँ पे शोएब मलिक होते तो वहाँ पे उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता फास्ट बॉलर, क्योंकि गेंद बहुत तेज़ आ रहा था। अब मॉडर्न क्रिकेट के अंदर हम देख रहे थे बिग बैश वगैरह और दीगर लीग्स में, वो फास्ट बॉलर को अटैक करने वाले, डाउन द ट्रैक आके ओवर द हेड मारने वाले वो प्लेयर्स और हैं, वो शायद हमारे प्लेयर्स के पास अभी वो चीज़ नहीं है। जी आरिफ भाई। शोएब मलिक की जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, तो कोई भी खिलाड़ी होता है ना, उसकी मुकम्मल स्ट्रेंथ हर डिपार्टमेंट में नहीं होती। एब्सोल्युटली, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिनके वीक होते हैं, और शोएब मलिक जो है ये उस दौर की पैदावार है जब क्रिकेट इतनी मॉडर्न नहीं थी, इतनी फास्ट नहीं होती थी सारी, तो उस दौर को कैरी कर रहे हैं। मगर ये कि उनका तजर्बा नजर आया कि जिस तरीके से आपने देखे, जिस मौके पे आके उन्होंने इनिंग्स को बिल्ड किया, गेम अवेयरनेस जो है, मैं देखता हूँ कि पुराने हम ये देखते हैं कि पावर हिटिंग आजकल के खिलाड़ियों में ज़्यादा है, जो 2020 से पुराने खिलाड़ियों में नहीं है। मगर गेम अवेयरनेस की जब बात की जाती है तो वो नए खिलाड़ियों में बिल्कुल नज़र नहीं आती, इन्हीं पुराने खिलाड़ियों में नज़र आती है। कि यहाँ पर आके देखेंगे जब इतने 40 पे 4 आउट होने के बावजूद भी उन्होंने किस तरीके से मैच को बनाया, 200 वाला मैच खेल रहे थे वो जी, तो उस तरीके से मैच को बनाया। तो ये गेम अवेयरनेस होती है कि गेम की सिचुएशन के हिसाब से भी गेम को खेलना पड़ता है सारा उसको, तो उन्होंने उसको सिचुएशन के हिसाब से खेला। मगर ये कि फिर उसके बाद जो है आखिर के अंदर T20 का तो चूँकि कॉम्बिनेशन बैलेंस होता है ना, कहीं पर ला के जो मिडिल ऑर्डर जो है आपको जाके मैच छोड़ देता है, जब आपके जो बिल्कुल लोअर ऑर्डर होते हैं, जो पिंच हिटर होते हैं, जो पिंच हिटर है वो मैच फिनिश करते हैं। तो हम इसकी स्ट्रेंथ जो है शोएब मलिक की ये नहीं है, पिंच हिटर नहीं है, मगर चूंकि सेंसिबल क्रिकेट के लिए उन्होंने मैच को बनाया सारा उसको वहाँ पर। तो चूंकि मैं समझता हूँ कि इमाद वसीम पे ज़्यादा जिम्मेदारी थी, कप्तान भी थे, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने इनिंग्स खेली, तो उनको मैच भी फिनिश करके आना चाहिए था, और आना चाहिए कि मैच फिनिश करके जब इतनी बड़ी इनिंग्स खेल लेता है। इमाद वसीम जो है बहुत मैच्योर खिलाड़ी हैं, बहुत अब सीनियर खिलाड़ी के अंदर आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी इनिंग्स खेलने के बाद तो मैच को फिनिश करना चाहिए था। ये बात बिल्कुल सही है कि सीनियर प्लेयर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मैच को फिनिश करें, और दो कि इस सिचुएशन के अंदर खेलना यकीनन आरिफ भाई ने कहा आसान नहीं था, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली खेलने वाले प्लेयर्स आपके पास कम हैं। शोएब मलिक इज़ वन ऑफ देम, उनमें से हैं जिनको पता है कि सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, और उन्होंने अपना काम मेरा ख्याल है कर लिया। तो जनाब आज के मैच के हवाले से बात हो रही थी, कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या कराची की टीम जैसे पहले मैच के अंदर बड़ा ज़बरदस्त आपने देखा कि उन्होंने फाइट की है, आगे कंटिन्यू करेंगे उसको, या फिर वही जो हारते आए हैं वही ट्रेंड चलता रहेगा? जी देखें, उम्मीदें हैं इंशाल्लाह कि कराची की टीम को जीतना चाहिए, क्योंकि वो ग्राउंड की कंडीशंस को भी काफ़ी हद तक के जान चुके हैं। उन्हें एक फ़ायदा भी है कि पहला मैच एक उनका हो चुका है, भले हार गए थे, लेकिन इस्लामाबाद की टीम को बिल्कुल भी हल्का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो टीम, अगर आप बॉलिंग की उनकी बात करते हैं तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनके पास बॉलिंग नहीं है, सही है। कराची के पास अब एक अपसेट ये हुआ कि मीर हमजा इंजर्ड हो गए, आज देखते हैं कि उनके रिप्लेसमेंट में कौन आता है। बिल्कुल सही। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज प्लेयर्स की इस्लामाबाद वालों की हमेशा पिछले 5-6 साल से बड़ी पॉजिटिव रही है, और कराची वालों के पिछले PSL में इतने ख़राब परफॉर्मेंस के बाद
वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आए थे, सिवाय शोएब मलिक और इमाद वसीम के। एंड एज पर अजहर महमूद दे हैव द बेस्ट फील्डिंग साइड इन दिस टूर्नामेंट। जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड। जी, फील्डिंग तो जाहिर बात है, आपके जो उनके कैप्टन हैं तो वो तो इवन पाकिस्तान की टीम और ले लें दुनिया क्रिकेट के अंदर सबसे वन ऑफ द बेस्ट फील्डर हैं। तो आप समझ लें कि शादाब का एक फेस ही ऐसा है कि जिसकी वजह से मेरे ख्याल से सामने ओपोनेंट जो है वो थोड़ी हिल जाती है। लेकिन हमें देखिए अच्छा ये नहीं हुआ है कि इस्लामाबाद जीते या कराची, सब अपनी टीम है, लेकिन हमारी बस ये कि अच्छा मैच होना चाहिए। मैच अच्छा होना चाहिए। कोयटा का वन साइड मैच हुआ ना, ऐसा देखने वालों का ना दिल टूट जाता है, फिर वो ना अगली बार उस टीम की तरफ से थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन कम हो जाती है कि अरे जीतेंगे या हारेंगे। तो मेरे ख्याल से जो भी टीम जीते जान मार के खेले, और हमें उम्मीद है कि कोई अच्छे स्टार्स निकल के आए और कोई अच्छे स्टार्स में से जो पुराने स्टार्स हैं, कोई नए कैप्टन भी पीसीबी को चाहिए ट्राई कर लिया करें ना, एक कैप्टन के ऊपर आप रहें। आप टीम इंडिया को देखें ना, कितनी बड़ी टीम ऐसी नहीं बन गई, उनका कोई लड़का अगर 100 भी करता है अगले मैच में आप उनको बिठा देते हैं तो डिसीजंस लेते हैं। वो हर बार एक ही कैप्टन को नहीं, हर सीरीज में कोशिश करते हैं कोई नया कैप्टन हो, तो हम एक के ऊपर अटक जाते हैं। ये जो एक के ऊपर अटकने वाले हैं ना, तो हम यही वजह है 5वें 6ठे नंबर पे हैं और वो टीम इंडिया नंबर 1 नंबर 2 पे है। बिल्कुल ऐसा ही है कि ये एक बड़ी वजह है। अरे भाई, जैसे इरफान रोशन ने भी हाईलाइट किया कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इसके ऊपर भी नज़र रखें। और ख़ासतौर पे एक चीज़ का मैं तस्करा करना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ होता ही है कि एक मैच की परफॉर्मेंस के ऊपर बड़ी जल्दी हम चीज़ों को जो है ना वो नतीजे तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। कल एहसानुल्लाह के बारे में देख रहा था, कुछ ज़्यादा बात होने लगी कि जनाब ये फ्यूचर स्टार और ना जाने क्या क्या, अभी उसको बहुत सारे ऐसे कई सीज़न खिलाने होंगे, उसकी परफॉर्मेंस को आपने जज करना होगा, उसकी फ़िटनेस देखनी होगी और उसके बाद इवेंचुअली आपको फ़ैसला करना होगा कि आया वो आपके लिए सूदमंद होगा या नहीं होगा। हमारे यहाँ आपको पता है 35 रन किसी ने किए या किसी ने कोई अच्छे स्ट्राइक रेट से कोई 200 या 180 के रन्स कर दिए उसने 50 से, तो आपने उसको जो है वो सोचना शुरू कर देना है कि यही हमारा अगला प्लेयर होगा। जी आरिफ भाई फरमाइए। हाँ नहीं, फीसल जब भी शुरू होती है तो ये देखते हैं कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स कौन है और इसमें से कौन से निकले। और कई दफ़ा पिछली दफ़ा आए जी, अगर 7-8 PSL देखें तो कई फ्यूचर स्टार आए वहाँ पर, मगर वो फिर उसी तरीके से गायब भी हो गए। कई मिसालें हैं जिसके अंदर बहुत सारी कि भाई ये इस PSL का सबसे ज़्यादा है और उसके बाद वो चीज़ें नज़र नहीं आई। मगर चूँकि हमारे यहाँ खिलाड़ियों का मिस यूज़ बहुत है और ख़ासतौर पर फास्ट बॉलर जैसे एहसानुल्लाह हैं जिस तरीके से गेंद कर रहे हैं, तो यहाँ तो फिटनेस का बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। फिर ये कि मिस यूज़ होता है और जगह जगह अंधाधुंध उनका इस्तेमाल होता है, तो एक बैलेंस इस्तेमाल होना चाहिए खासतौर पर फास्ट बॉलर का। तो हमारी तकरीबन ज़्यादातर जो खिलाड़ी हैं वो इंजरीज कैरी कर रहे हैं। शाहिद शाह अफरीदी का आपने देखा कि वर्ल्ड कप के अंदर हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि हमें 3-4 जो है इंजर्ड खिलाड़ियों को ले आना पड़ा। तो इसके अंदर भी बहुत सारे अभी इंजर्ड खिलाड़ी हैं जो भी इंजरीज जो है, वैसे तो खुदा ना खास्ता अल्लाह करे ना आए, मगर 3-4 खिलाड़ी ऐसे हैं जैसे हारिस रऊफ़ हैं, अभी मीर हमजा भी अनफिट हो गए हैं और ये शाहीन शाह आफरीदी भी जो हैं ये भी उस रिदम से अभी गेंद नहीं करा रहे हैं जो उनका रिदम है, जो उनका खासा है। तो ये देखें कि जिस तरीके से जाएगा, कितनी तरीके से अपनी जो है सबसे ज़्यादा फिटनेस को अपना कैरी करते हैं और इंजरीज से बच्चे तो ये बचते हैं। ये भी एक बड़ा PSL का सवाल है, क्योंकि हमने देखा कि ये PSL की पाकिस्तान जो सुपर लीग है, इसकी जो बॉलिंग हमें नज़र आती है, जो बॉलिंग का स्टैंडर्ड नज़र आता है दुनिया की तमाम लीगों से बहुत अच्छा नज़र आता है। फास्ट बॉलिंग का स्टैंडर्ड, बाकी आप दूसरी लीग्स में देख लें तो बॉलिंग का स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं है। वो एक ऐसे बॉलर, ऑर्डिनरी बॉलर होते हैं जो अपनी अपनी टीमों के साथ भी नहीं खेल रहे होते। और PSL में ज़्यादातर लोग देखें जिनको अपनी अपनी नेशनल टीमों के साथ नहीं खेल रहे हैं वो लोग बॉलिंग कर रहे थे, फिर उनके खिलाफ बैट्समैन भी परफॉर्म करते हैं, तो फिर हम उन्हीं को हाईलाइट कर लेते हैं कि बैट्समैन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मगर वो ये नहीं देखते कि किस बॉलिंग के खिलाफ परफॉर्म किया। तो ये सारी चीज़ें फिर देख के इसको सारी चीज़ें करना पड़ेंगी। बहरहाल इस्लामाबाद वाले मैच में कल दोनों टीम, आज का जो मैच है उसमें बड़ा बैलेंस नज़र आ रहा है, मगर इस्लामाबाद की टीम बहुत ज़्यादा ऑन पेपर्स तो बहुत ज़्यादा बैलेंस नज़र आ रही है, मगर चूँकि T20 क्रिकेट है, कोई भी किसी वक्त भी जो है कमबैक करके टीम को पलट सकती है मैच को। और T20 क्रिकेट खास है ये कि इसमें बहुत ज़्यादा पूरी टीम की परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं होती, एक 2-3 परफॉर्मेंस भी सामने आई तो फिर मैच का रिजल्ट चेंज हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही, और वो कल हमने देखा है कि एहसानुल्लाह की परफॉर्मेंस की वजह से मुल्तान सुल्तान ने डोमिनेट किया और उसके बाद नीचे जो बॉलर थे उनको सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने भी फिर उस मोमेंटम को जो है वो कंटिन्यू किया। लास्टली इरफान रोशन साहब फरमाइए, कौन सी टीम फेवरेट आज आपकी है? कराची के शहरी होने के नाते कराची की टीम को सपोर्ट करेंगे या हमारी तरह जो अच्छी टीम होगी, अच्छी क्रिकेट खेलेगा उसको सपोर्ट करेंगे? जी देखिए, कराची वाले होने के हिसाब से तो कराची का दिल तो करता है, लेकिन मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट जो अच्छी क्रिकेट खेलता है उसको सपोर्ट करता हूं, सही है ना, क्योंकि इस्लामाबाद की टीम के अंदर मुझे जो चीज़ नज़र आई है ना, एक पॉजिटिविटी, सही है जी। फ्यूचर कैप्टन जो हमारा है वो आज वाइस कैप्टन है, फ्यूचर कैप्टन का उन्होंने जी, फ्यूचर कैप्टन तो है। देखिए शादाब को अगर आप नहीं बनाएंगे ना, बाबर आजम को देखिए, उनका नाम सुनता हूँ ना, बाबर आजम को मुझे कुछ
होने होता है लगता यार, है। जो हारे हुए मैचेस होते हैं ना वो याद आ जाते हैं यार, इस बंदे की परफॉर्मेंस की वजह से हमारे मैचेस हम लोग हारे हैं। तो शादाब जो है ना वो एग्रेसिव है, T20 के अंदर आपको कैप्टन ऐसा रखना ठीक है, पड़ेगा। who's gonna win tonight? सर लगता तो इस्लामाबाद है, वैसे कराची इंशाल्लाह। कराची इंशाल्लाह। जी अरे भाई, देखिए हम तो पहले भी कहते रहते कि हम कोई शायकीन नहीं है, सामीन नहीं तो है, हम तो analyst क्रिकेट हैं। एनालिस्ट हैं। तो बिल्कुल जो आपने अच्छा ठीक- खेलेगा तो वो जीतेगा। वो बजाय जीते। कराची होने की वजह से हम तो चाहते हैं कि कराची की टीम ऊपर आए। ऑलराइट जी, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आरिफ वहीद साहब आपका, इरफान रोशन आपका, दोनों का बहुत शुक्रिया। और ये हमारी डिस्कशन इंशाल्लाह आगे भी चलती रहेगी क्योंकि मैच कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा और डिस्कशन इंशाल्लाह आगे होती रहेगी क्योंकि प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे इजाज़त लेंगे, कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को, हमारे एक्सपर्ट पैनल को और हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।